ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान देना, क्योंकि जो आपके मैथ्स दी कॉलम आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग हुमायूं के बारे में बात करते हैं तो 1530 टू 1540 और उसके बाद 1555 टू 1556। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी कि जो हुमायूं था, हुमायूं ने अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार अपनी विरासत को विभाजित किया। उनके दो भाइयों को एक प्रांत दे दिया गया था। यानी कि जो हुमायूं था उसके पिता की जो इच्छा थी, अपने पिता की इच्छा को वह मानते हुए क्या किया था कि उसके पास जो विरासत के रूप में राज्य था उसको उसने क्या किया कि उसको अपने भाइयों के साथ उसने उसको बांट दिया। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं ने अफ़गान प्रतियोगियों के खिलाफ हुमायूं के कारण को कमज़ोर कर दिया। जो हुमायूं के भाई थे कौन, कामरान, मिर्ज़ा कामरान, उनकी जो अपने राज्य विस्तार की जो इच्छाएं थी वह बलवती हो गई। यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने क्या किया कि जब लड़ाई हो रही थी अफ़गान के ख़िलाफ़, उसमें हुमायूं को उसने कमज़ोर बनाने की कोशिश किया और शेर खान ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज में हराया। शेर खान एक शासक हुआ और शेर खान ने क्या किया, हुमायूं को चौसा की लड़ाई में, जो कि कब हुई थी 1539, और कन्नौज की लड़ाई 1540 में, इन दोनों लड़ाइयों में क्या किया कि हुमायूं को हरा दिया। और इन दोनों हार के बाद हुमायूं फिर से ईरान भाग गया, क्योंकि वह ईरान का ही मूल निवासी था। तो इन दोनों लड़ाइयों में कौन कौन से, अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हुमायूं कौन कौन सी दो लड़ाइयों को हारने के बाद वह ईरान भाग गया। ठीक है, तो आपका चौसा की लड़ाई, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, और जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। ठीक है, यहाँ पर दोनों है, ये 1539 और 1540। ईरान में हुमायूं को सफविद शाह से मदद मिली। हुमायूं जो ईरान के एक शासक था सफविद शाह, उसने क्या किया, उसने हुमायूं को सपोर्ट किया और उसकी सहायता से 1555 में 1555 में दिल्ली पर एक बार फिर हुमायूं ने क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इस इमारत में एक दुर्घटना के बाद अगले साल उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, पीपीटीज आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। बाकी लोगों को पीपीटी दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। उसके बाद हुमायूं के बाद शुरू होता है अकबर। कब से कब तक? 1556 से 1605 तक, लगभग कितने साल? 49 ईयर। ठीक है, अकबर जब सम्राट बना तब वह कितने साल का था? मात्र 13 साल का था। यह भी क्वेश्चन आता है कि अकबर जब सम्राट बना तो उसकी आयु क्या थी? तो आप आंसर कर लोगे कितना? हाँ, 13 ईयर। उसने अपने शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया। जो अकबर का शासन है उसको क्या किया गया, उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, हाँ। अब उसको जब हम देखते हैं तो पहला जब 1556 से स्टार्ट होता है, 1556 से स्टार्ट होता है, उस समय अकबर
अकबर रिजेंट बैरम खां और उनके घरेलू कर्मचारियों के अन्य सदस्यों से स्वतंत्र हो गया। मालवा और गोंडवाना के पड़ोसी राज्यों के खिलाफ और उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सूरी और अन्य अफगानों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया गया था। और 1568 में चित्तौड़ की राजधानी सिसोदिया को जब्त कर लिया गया और 1569 में रणथंभौर को, ठीक है, जो एक चित्तौड़ की राजधानी थी सिसोदिया, उसको कब 1568 में और पुनः 1569 में रणथंभौर को अकबर ने इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। बेटा आनंदी राय, आप ये अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लो। हाँ, उसके बाद उसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो गुजरात में सेकंड जो स्टेप आता है अकबर का, इसमें गुजरात में सैन्य अभियान के बाद पूर्व में गुजरात में जब उसने अपने मिलिट्री कैंपेन को चला लिया, उसके बाद उसने बिहार में और बिहार से बंगाल में और बंगाल से फिर कहाँ उड़ीसा में उसने अपना कैंपेन चलाया। और मिर्ज़ा हकीम के समर्थन में 1579 से 1580 के विद्रोह से ये अभियान जटिल हो गए, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में। उसके बाद जो थर्ड इसका स्टेप आता है, ये 1605 तक 80 के बाद जब स्टार्ट होता है तो 1605 तक अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता है। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के बाद कावड़ को सफ़ेदों से जब्त कर लिया गया, कश्मीर को भी काबूल कर लिया गया और दक्कन में अभियान शुरू हुए और बरार और खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को बंद कर लिया गया, यानी कि बंद कर दिया, यानी कि अपने कब्जे में उसने उसको ले लिया। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम भविष्य के सम्राट जहांगीर के विद्रोह से विचलित हो गया, ठीक है। उसके जब जिंदगी का अंतिम साल था, उन सालों में क्या किया गया कि जो अकबर के राजकुमार थे, अकबर जो था और राजकुमार सलीम और भविष्य के जो सम्राट जहांगीर थे, उनके विद्रोह के कारण विचलित हो गया और यहीं पर जो आपका ये अकबर है, इसके शासनकाल का अंत हो जाता है। उसके बाद 1605 to 1627 तक जहांगीर का काल चलता है। अकबर द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान जारी रहा। जहांगीर ने क्या किया कि जो अकबर के द्वारा अपने मिलिट्री कैंपेन चलाए जा रहे थे, उस मिलिट्री कैंपेन को जहांगीर ने स्टार्ट रखा। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुग़ल सेवा को स्वीकार कर लिया। जो मेवाड़ के सिसोदिया के जो शासक थे अमर सिंह, उन्होंने क्या किया कि मुग़ल के डोमिनेशन को, मुग़ल के प्रभुत्व को, मुग़ल के गवर्नेंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ कम सफल अभियान चलाए गए, यानी कि बिल्कुल इनके खिलाफ जो अभियान चलाए गए वो उतने सफल नहीं रहे, ठीक है। कौन बार बार माइक अपना अनम्यूट कर रहा है? भविष्य के सम्राट शाहजहां राजकुमार खुर्रम ने, अब एक चीज़ और देखना कि यहाँ पर जो शाहजहां था उसका एक और नाम क्या था? खुर्रम, ठीक है। इसको भी याद रखना, क्योंकि अब पूछा जा सकता है कि शाहजहां का दूसरा नाम क्या था, तो शाहजहां का दूसरा नाम खुर्रम था। खुर्रम ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया। नाहन जहां जहांगीर की पत्नी को
हाशिए पर रखने के प्रयास असफल रहे। उसने क्या किया कि जहांगीर खां की जो पत्नी थी उसको उन्होंने टारगेट किया, लेकिन उनका जो राज्य था उस पर वह अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए। उसके बाद शाहजहां आते हैं, और ये कब आते हैं? 1627 से 1658 तक, 1627 to 1658। हाँ, शाहजहां के अधीन दक्कन में मुगल अभियान जो था वह जारी रहा। अब जो जहांगीर मिलिट्री कैंपेन को जारी किया था वह अब लीडरशिप किसके हाथों में आ गई? शाहजहां के हाथों में आ गई। ठीक है, और इसने इसको कब तक? 1627 से 1627 से 1658 तक जारी रखा। अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। ये जो शाहजहां के खिलाफ अफगान कुलीन खान जहान लोदी जो था उसने अटैक किया, विद्रोह किया, इनके खिलाफ बगावत किया, और उस बगावत में क्या हुआ कि इसकी हार हो गई और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए। उसके बाद जो अहमदनगर था उसके खिलाफ अभियान चलाए गए और बुंदेलों को हराया गया। जो वहाँ पर बुंदेल थे उनको वहाँ पर हराया गया, और ओरछा जो एक क्षेत्र था उस ओरछा क्षेत्र पर मुगलों ने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, उत्तर पश्चिम में उज़्बेगस से बल्लख को जब्त करने का अभियान सफल हो गया। यानी कि मुगल के द्वारा जो उज़्बेगस से बल्लख तक के क्षेत्र को जब्त करने के प्रयास किए गए थे, उसको क्या किया गया कि उस प्रयास में जो मुगल साम्राज्य शाहजहां के हाथों में आया था उसमें यह उसका जो अभियान था वह असफल हो गया, और कंदहार सफाविद से वह हार गया। यह जो एक इससे वह हार गया। उसके बाद 1632 में अहमदनगर को अंतिम रूप दिया गया। यानी कि अहमदनगर के ऊपर फिर से एक अभियान चलाया गया और बाजीपुर की सेना ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया। यानी कि बीजापुर की सेना ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया कि अहमदनगर में अब क्या हो, अब शांति व्यवस्थाएं अब कायम हो, और इसके लिए जो बीजापुर की मिलिट्री फोर्सेस थे उसने एक केस फाइल किया। 1657 से 1658 में शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ। ठीक है, किसके बीच? यहाँ पर शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में राज्य को हड़पने को लेकर के, राज्य के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, और औरंगजेब उसमें क्या रहा? औरंगजेब विजयी रहा और दारा सुकोह सहित उसके 3 भाई मारे गए। ठीक है, औरंगजेब के और भी जो भाई थे। शाहजहां को अपना शेष जीवन आगरा में कैद रहा। यानी कि शाहजहां जो था वह अपने जीवन का उसका जो भी भाग बचा हुआ था, उसका जो भी हिस्सा बचा हुआ था वह पूरे जीवन काल तक आगरा के जेल में वह कैद रहा। उसके बाद आपका आता है 1658 से 1707 तक औरंगजेब का काल। जब यहाँ पर हम आते हैं तो उत्तर पूर्व में 1663 में अमोही की हार हुई, लेकिन 1680 में फिर से विद्रोह वहाँ पर शुरू किया गया। एक बार औरंगजेब जो था 63 में अमोह में हार गया, लेकिन उसके बाद फिर उसने 1680 में फिर से विद्रोह शुरू किया और यूसुफ जई और सिखों के खिलाफ उत्तर पश्चिम में अभियान अस्थायी रूप से सफल हो गया। यानी कि जो 1608 में उसने अपना मिलिट्री कैंपेन चलाया, उस मिलिट्री कैंपेन में वह जो यूसुफ जई और सिखों के खिलाफ था उसमें कुछ हद तक वह क्या हुआ, सफल हो गया।
और उसके बाद मारवाड़ के राठौर राजपूतों के उत्तराधिकार और आंतरिक राजनीति में मुगल हस्तक्षेप ने उनके विद्रोह को जन्म दिया। अब यहाँ पर मारवाड़ में भी मारवाड़ के जो राजपूत थे उतने उनके उत्तराधिकार में, उनके राज्य में इंटरनल अफेयर के कारण, और इंटरनल अफेयर कौन कर रहा था? मुगल की तरफ से किए जा रहा था, जिसकी लीडिंग उस समय औरंगजेब के हाथ में थी। तो उसने जो इंटरफेयर किया उसके खिलाफ मारवाड़ के राठौरों के बीच और औरंगजेब के बीच में क्या हुआ कि एक विद्रोह शुरू हो गया। और उस समय मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान शुरू में सफल रहे। जब उस समय एक ये शिवाजी के खिलाफ अभियान चलाया गया तो प्रारंभिक दौर में जो अभियान चलाए गए वह सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया जो आगरा से भाग गए। और इसने क्या किया? औरंगजेब ने शिवाजी को बहुत अपमान किया, जिसके कारण वे आगरा से भाग गए। खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया और मुगलों के खिलाफ अपने अभियान फिर से शुरू किए। ठीक है। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। अब जो राजकुमार अकबर था उसने क्या किया? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। मराठों और दक्कन सल्तनत से समर्थन प्राप्त किया। किसने? राजकुमार अकबर ने मराठों और दक्कन सल्तनत से समर्थन प्राप्त किया और वह आखिरकार सफाविद ईरान भाग गया। और फिर से जो सफाविद था वह क्या किया? वह पुनः ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन सल्तनत के खिलाफ सेनाएं भेजी। अकबर ने जब विद्रोह किया तो उसके विद्रोह के खिलाफ जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने दक्कन सल्तनत के खिलाफ सेनाएं भेजी, यानी कि उनको अब हराने के लिए उनके अपोजिशन में उसने सेनाओं को भेजा। और बीजापुर को 1685 में और गोलकुंड को 1687 में बंद कर दिया गया था। 1698 से औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अभियान का प्रबंधन किया। औरंगजेब जो है उसने 1698 में 1698 से क्या किया कि जो मराठा थे उनके खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। और वह अभियान एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू किया, जिसमें उसने छापामार युद्ध किया, जिसे गुरिल्ला वार भी कहा जाता है। तो उसने छापामार युद्ध शुरू किया और औरंगजेब को अमोह के उत्तर पूर्व में और मराठों के दक्कन में, सिखों, जाटों और सतनामियों के उत्तर भारत में विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। ठीक है। उनके मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उनके बेटे थे उनके बीच में राज्य को लेकर के, साम्राज्य को लेकर के आपस में अभियान प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, मुगल जो साम्राज्य था उसने कुछ अपनी परंपराएं शुरू की थी। और उस परंपराओं के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो मुगलों को प्राइमेजनरी के नियम में विश्वास नहीं था, जहां सबसे बड़े बेटों को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली। यानी कि उनका यह मानना नहीं था, वह जो वंशवाद या मोनार्की में यह होता है कि जो राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह के जो परंपराएं थी उसमें उन सबों का विश्वास नहीं था। उन्होंने कापरनेरी वंशानुक्रम की प्रथा या सभी बेटों के बीच विरासत के विभाजन का पालन किया। उन्होंने जो विरासत को या राज्य को जो सभी बेटाओं के बीच, सभी पुत्रों के बीच बांट दिया जाता है, इस तरह के परंपराओं में उसने विश्वास किया। अन्य शासकों का मुगल शासकों से कैसा संबंध था उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं
तो यह देखते हैं कि मुग़ल शासकों ने उन शासकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जिन्होंने अपने अधिकार को स्वीकार करने से मना कर दिया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मुग़ल साम्राज्य जो था और मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे उन राजाओं के खिलाफ सबसे अधिक अभियान चलाए जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो उनकी सत्ता को निगलेक्ट कर दे रहे थे, नकार दे रहे थे। जैसे मुग़ल शक्तिशाली होते गए, जिसके कारण क्या हुआ कि जब वह उसको इनकार करते गए तो वह उनको डोमिनेट करते गए और धीरे धीरे यह स्थिति आई कि मुग़ल जो थे वह शक्तिशाली हो गए और कई अन्य शासक भी स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ते गए। जब उसने अपना अभियान चलाया तो उस अभियान के डर के कारण कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने बिना लड़ाई के ही मुग़ल साम्राज्य को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। इनमें से कई ने भी अपनी बेटियों की शादी मुग़ल परिवारों में कर दी और उच्च पद प्राप्त किए, लेकिन कई लोगों ने विरोध भी किया। उसमें भी एक जो हम राजपूत साम्राज्य के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, तो राजपूत साम्राज्य के राजाओं ने क्या किया कि अपनी बेटियों की शादी उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के परिवार के जो मेंबर थे उनके साथ कर दिया और अपनी बेटी का शादी उनके साथ करने के बाद मुग़ल साम्राज्य में उन्हें ऊंचे पद प्राप्त किए। लेकिन कितने ऐसे भी राजपूत साम्राज्य के लोग थे जिन्होंने इस परंपरा और इस प्रथा का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुग़ल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो सिसोदिया के राजपूत साम्राज्य थे, राजपूत घराना था, उन्होंने मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम मुग़लों की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार पराजित होने के बाद मुग़लों द्वारा उनका सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। उन्हें उनकी भूमि वापस असाइनमेंट के रूप में दे दी गई। यानी कि एक बार मुग़लों ने उनके ऊपर आक्रमण किया जिसमें वह सफल भी हुए, लेकिन सिसोदिया के राजपूतों के लिए मुग़ल साम्राज्य ने सम्मानपूर्वक इज्जत के साथ व्यवहार किया और बाद में उनके भूमि पर जो उन्होंने कब्जा जमाया था उसकी भूमि को उसने वापस भी कर दिया। पराजितों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन, लेकिन अपने विरोधियों को अपमानित नहीं करने के कारण मुग़लों को कई राजाओं और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में सक्षम बनाया। यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य थे वे अन्य क्षेत्रों पर अपना कब्जा तो जमाते ही थे, लेकिन उन्होंने जिस भी राजा को जीता उन्होंने क्या किया, किसी भी राजा का अपमान नहीं किया। अपमान न करने के कारण जो उनकी इमेज थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसका प्रभाव सरदारों पर भी देखने को मिला। लेकिन हर समय इस संतुलन को बनाए रखना मुश्किल रहा। लेकिन जो मुग़ल थे इस प्रकार की अपनी इमेज को परमानेंटली मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके कारण कि धीरे धीरे जो लोग थे वह मुग़ल साम्राज्य से भी क्या होने लगे, नाराज़ होने लगे। और उसके बाद जो टॉपिक आएगा मनसबदार और जागीरदार, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 2 मिनट के लिए ब्रेक, तब तक ये प्रेजेंटेशन, तब तक 2 मिनट के लिए हम लोग आते हैं, फिर तब तक हम लोग ये काम करते हैं कि इस टॉपिक को तुम लोग पढ़ो। अभी मैं 2 मिनट में वापस आ। तो हम लोग बात कर रहे थे तो मनसबदार और जागीरदार की हम लोग बात कर रहे थे। मेरी आवाज़ जा रही है? ठीक है। तो हाँ, तो इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए साम्राज्य का विस्तार होने के कारण मुग़लों ने लोगों के विविध निकायों की भर्ती की। अब धीरे धीरे जो मुग़ल साम्राज्य है उसका क्या होने लगा, उसका विस्तार होने लगा। और जब विस्तार होने लगा तो उनके शासन और प्रशासन के लिए जो मुग़ल साम्राज्य था
उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने शुरू किए। ठीक है, कि जिससे कि जो डिपार्टमेंट क्या करे कि उनके राज्य काज का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को वह सुचारू ढंग से चला सके। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अब हम देखते हैं तो तुर्की रईसों ने के एक छोटे से नाभिक से उन्होंने ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को शामिल करने के लिए क्या किया कि विस्तार किया। वह चाहता था कि अब उसके साम्राज्य में जो तुर्की के रईस और ख़ानदानी लोग हैं उनको भी साथ में रखा जाए, उसके साथ भारतीय जो मुस्लिम हैं उनको भी रखा जाए, अफ़गान के जो लोग हैं उनको भी रखा जाए, राजपूत और मराठा समुदाय के और साम्राज्य के जो लोग हैं उनको भी अब अपने शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए। इसके लिए उसने धीरे धीरे क्या किया, विभागों को बनाना शुरू किया। उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए शुरू किए। मुग़ल सेवा से जुड़ने वाले लोगों को मनसबदारों के रूप में नामांकित किया गया। जो मुग़ल साम्राज्य से जुड़े उनको क्या कहा गया, उनको मनसबदार के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और मनसबदार शब्द एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक मनसब रखता है। यानी कि मनसबदार का मतलब किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट किया जाता है जो एक समान अपना क्या रखता है, मन रखता है, जिसका अर्थ होता है एक पद या एक रैंक। जो एक ही पद पर लोग बने हुए रहते हैं उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मुग़लों द्वारा 3 प्रकार के रैंक तैयार किए गए थे। मुग़लों द्वारा रैंक फर्स्ट, सेकंड वेतन और थर्ड जो था वह सैन्य जिम्मेदारियों को तय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक ग्रेडिंग सिस्टम था। फर्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम जो थी वह रैंक को डिसाइड करती थी। सेकंड जो ग्रेडिंग थी वह उनके सैलरी को डिसाइड करती थी। और थर्ड जो है वह मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और रैंक और वेतन को एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे जाट कहा जाता था। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि रैंक और वेतन को एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे क्या कहा जाता था, जिसे जाट कहा जाता था। यह आ सकता है यह क्वेश्चन आ सकता है कि जाट किसे कहा जाता है, तो रैंक और वेतन को एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा जो निर्धारित करने की प्रक्रिया थी उसको हम जाट कहते हैं। अब इसमें भी उच्च जाट अधिक प्रतिष्ठित अदालत में कुलीन स्थिति और उसका वेतन जितना बड़ा था। यानी कि जिस व्यक्ति का पोस्ट जितना बड़ा होगा, जितनी प्रतिष्ठा होगी, ठीक है, उसके अनुसार उसकी सैलरी भी होगी। ठीक है, यदि पोस्ट ऊंचा है तो उनकी सैलरी अधिक होगी। मनसबदार की सैन्य जिम्मेदारियों के लिए उसे एक निश्चित संख्या में एक फिक्स जो पॉपुलेशन थी उसमें आरा या घुड़सवारों को बनाए रखने की आवश्यकता थी। इनके सामने जो ये संख्याएं थी, एक निश्चित संख्या, उसको मेंटेन करने के लिए घुड़सवार जो थे उनको बनाए रखने की व्यवस्था इनके द्वारा की जाती थी। और मनसबदारों ने अपने घुड़सवारों को समीक्षा के लिए लाया और उन्हें पंजीकृत किया। उनके घोड़ों को ब्रांडेड किया गया। जो मनसबदारों के घोड़े थे उन घोड़ों को हाईटेक बनाया गया और फिर उन्हें वेतन के रूप में पैसे दिए। और फिर उन्हें क्या किया गया कि फिर उन्हें धीरे धीरे पैसे दिए जा रहे थे। मनसबदारों ने अपने वेतन को राजस्व असाइनमेंट के रूप में प्राप्त किया जिन्हें जागीर कहा जाता था। मनसबदार जो थे उन्हें जो वेतन मिलता था उन्होंने उस वेतन को राजस्व असाइनमेंट के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था। कुछ हद तक इकतारा की तरह थे, लेकिन
मुक्तिस के विपरीत अधिकांश मनसबदारों ने क्या किया कि वास्तव में वे अपने जागीर में निवास नहीं किया था, क्योंकि जो उन्हें जागीर मिलती थी, जो उन्हें राजस्व असाइनमेंट मिलती थी, उसमें सभी मनसबदार नहीं रहते थे। उनके पास केवल उनके असाइनमेंट के राजस्व के अधिकार थे, जो उनके लिए उनके नौकरों द्वारा एकत्र किए गए थे, और जबकि मनसबदार खुद देश के किसी अन्य हिस्से में सेवा करते थे। यानी कि जो मनसबदार होते थे वह देश के किसी अदर हिस्से में भी, अन्य हिस्से में भी वह सेवा का काम, वह अपना जो काम था वह करते रहते थे। अकबर के शासन में इन जहागीरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया था ताकि उनको राजस्व लाभ हो, यानी कि सभी को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया गया था कि उनका एक उनकी स्थिति को वेरीफाई की गई, ठीक है, उनके स्थिति का ऑब्जर्वेशन किया गया था, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उन्हें जो राजस्व का लाभ है उन्हें वह प्रॉपर दिया जा सके, मनसबदार के वेतन के बराबर, ठीक है, जो मनसबदारों के वेतन होते थे उनके बराबर उनको वेतन दिया जाए। औरंगजेब के शासन में अब ऐसा नहीं था और एकत्र किया गया कि वास्तविक राजस्व अक्सर दी गई राशि से कम था। जो राजस्व दी जा रही थी, जो राजस्व उनको देने के लिए असाइन किया गया था, तो जो राजस्व उनको देने के लिए असाइन किया गया था उससे कम ही राशि उन्हें दी जाती थी। मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिसका अर्थ था कि उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना था। यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि तुरंत जो उनको राजस्व असाइनमेंट है उनको तुरंत दे दिया जाता था, उसके लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ता था और उसके बाद उन्हें दिया जाता था। इन और आगे हम लोग देखते हैं तो इन और अन्य कारकों ने जागीर की संख्या में कमी पैदा की। नतीजन कई जागीरदारों ने यथासंभव एक राजस्व निकालने की कोशिश की, जबकि उनके पास एक जागीर थी। यानी कि कुछ जो जागीरदार थे उन्होंने अलग से अपने लिए राजस्व निकालने की व्यवस्था की या उन्होंने कोशिश की, लेकिन जबकि उनके पास पहले से ही एक जागीर ऑलरेडी पड़ा हुआ था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में इन घटनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा और इसलिए किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। यानी कि जो जागीरदार जो थे वह जब मनमानी करने लगे तो उनके इस मनमानी को जो औरंगजेब था वह कंट्रोल नहीं कर पाया, और कंट्रोल न हो पाने के कारण किसानों की जो स्थिति थी वह बुरी होने लगी। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो जबट और जमींदारी व्यवस्था है उसके बारे में, और अकबर के जो नियम और नीतियाँ और उसके जो पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग एक बार मिलेंगे और फिर इस चैप्टर को जो जितना पार्ट इसका बचा रहेगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है।